एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल जे.आर. मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपने लेसन प्लान्स बना रहे होंगे, आप सब अपने बीएड की प्रैक्टिकल की फाइल्स बना रहे होंगे। तो अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो रही है फाइल बनाने में, शिक्षक डायरी की, दैनिक की, सो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से बनाएंगे शिक्षक डायरी या दैनिक की फाइल। और इसके पहले मैंने आपको हिंदी संस्कृत सब्जेक्ट पर, नागरिक शास्त्र भूगोल सब्जेक्ट पर, गणित और विज्ञान सब्जेक्ट पर और इतिहास और भूगोल सब्जेक्ट पर दैनिक की फाइल या शिक्षक डायरी की फाइल बता दी है किस तरीके से बनाना है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट पर किस तरीके से बनाएंगे आप ये फाइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये फाइल। तो सबसे पहले आपका आता है ये फर्स्ट पेज। इसमें आप क्या करेंगे, आपका जो सब्जेक्ट होगा, आपका उस सब्जेक्ट का जो लेसन प्लान होगा, आप यहाँ पर सारे सीरियल नंबर के साथ फिल करेंगे कि आपने कितने लेसन प्लान बनाए हैं, कौन से लेसन प्लान बनाए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे देखिए आपको फर्स्ट पेज में दिख रहा होगा नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट लिखा हुआ है और इसमें आपको प्रकरण लिखे हुए हैं कि पाठ के प्रकरण कौन कौन से आपने इसमें पढ़ाए हैं बच्चों को। और दूसरे पेज पे आपका लिखा है अर्थशास्त्र, मीन्स अर्थशास्त्र सब्जेक्ट पर आपने कौन कौन से लेसन प्लान बताए हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी हुई हैं। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका ये एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप लिखेंगे ऊपर सत्र कि कौन सा आपका सत्र है बीएड का। तो यहाँ पर देखिए 2022 से 2023 सत्र हो गया आपका। इसके बाद आप यहाँ पर कक्षा लिखेंगे, आप जिस भी क्लास में पढ़ाते होंगे, आपका जो भी क्लास होगा आप यहाँ पर क्लास लिखेंगे। इसके बाद है आपका नागरिक शास्त्र। आप सबसे पहले लिखेंगे कि नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट में आपने कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर है प्रथम विषय शिक्षण विधियाँ और यहाँ पर आपकी सबसे पहले है व्याख्यान विधि। आपने नागरिक शास्त्र में व्याख्यान विधि का प्रयोग किया है। तो देखिए व्याख्यान विधि क्या है। व्याख्यान विधि को भाषण विधि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि व्याख्यान विधि में आप सिर्फ व्याख्या देते हैं, आप बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं किसी भी टॉपिक को। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी भाषण विधि में। फिर है आपका यह विधि अध्यापक केंद्रित है, क्योंकि आप जब भी भाषण विधि का या फिर व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं तो आप क्या करते हैं, बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं और बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनते हैं। इसमें बच्चे एक्टिव नहीं होते हैं, निष्क्रिय होते हैं और इसमें शिक्षक एक्टिव होता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो शिक्षण विधि है ये आपकी शिक्षक केंद्रित विधि होती है, क्योंकि इसमें आप एक्टिव होते हैं। फिर है अगला पॉइंट, इसमें अध्यापक पूर्ण रूप से सक्रिय होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट आपका पॉइंट है छात्राध्यापिका कुशल वक्ता व भाषण कार्य करता है। छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका कुशल वक्ता एवं भाषण का कार्य करता है। नेक्स्ट है आपका छात्र मूक श्रोता की भांति अध्यापक का भाषण सुनते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चे इसमें एक्टिव नहीं होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कक्षा में शिक्षक द्वारा वैज्ञानिक ज्ञान का केवल शाब्दिक वर्णन किया जाता है। आप इसमें ओरली सारे अपने एक्सप्लेनेशन को बच्चों को देते हैं। तो ये हो गया आपका शाब्दिक वर्णन। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्याख्यान विधि का प्रयोग सामाजिक विज्ञान, भूगोल, नागरिक शास्त्र में तथ्यों एवं घटनाओं को समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर है हमारा व्याख्यान विधि के पद। इसमें व्याख्यान विधि में पद क्या क्या होते हैं तो देख लीजिए। इसके 3 पद होते हैं। अध्यापक द्वारा योजना बनाना, अध्यापक द्वारा व्याख्या देना या व्याख्या करना, छात्रों द्वारा अनुग्रहण करना। तो ये हो गए आपके 3 पद। इसके बाद अब हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आगे आपका आता है व्याख्यान विधि के गुण। देखिए कोई भी आपकी शिक्षण विधि होगी तो उसमें अगर कोई गुण होंगे तो कोई दोष भी होंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को कि इसके गुण क्या है और दोष क्या है। तो देखिए यहाँ पर इसके गुण क्या है। यह विधि आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है, क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रयोग में प्रदर्शन या अन्य सहायक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इस विधि में अध्यापक एक समय में बहुत बड़े समूह को पढ़ा सकते हैं। यह विधि बहुत ही सरल, आकर्षक, तीव्र गति से चलने वाली विधि है। यह विधि तथ्यात्मक ज्ञान एवं विज्ञान की ऐतिहासिक विवेचना के लिए कारगर है। नेक्स्ट है हमारा हेडिंग। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है व्याख्यान विधि के दोष। इसमें दोष क्या है। यह विधि मनोविज्ञान के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, क्योंकि इसमें छात्रों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है छात्र एक मूक श्रोता बना रहता है, मीन्स बच्चे इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं कर सकते हैं, बच्चे इसमें एक्टिव नहीं होते हैं। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों में हमेशा बोरियत और अरुचि का भाव व्याप्त होता है।
इसमें क्या है, जब आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे कोई चीज़, तो आप सिर्फ एक्सप्लेनेशन देते जा रहे हैं, व्याख्यान देते जा रहे हैं, इसमें बच्चे एक्टिव ही नहीं है, ना आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना बच्चे आंसर दे रहे हैं, तो बच्चे बोरियत फील करते हैं बच्चे, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अगर क्वेश्चन आंसर होता है तो बच्चे उसमें एक्टिव होते हैं। आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो बच्चों के दिमाग में होता है कि क्वेश्चन टीचर पूछने वाले हैं तो आंसर क्या देना है, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होता है, अरुचि होती है इसमें और बोरियत होती है। नेक्स्ट हमारा है प्रश्नोत्तर विधि। देखिए, सबसे पहले हम व्याख्यान विधि देख लिए, अब हम प्रश्नोत्तर विधि देखेंगे। प्रश्नोत्तर विधि शिक्षण क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस विधि के जन्मदाता प्रसिद्ध विद्वान सुकरात थे, अतः इस विधि को सोक्रेटिस विधि भी कहते हैं। इस विधि में अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछकर अपने पाठ का विकास करते हैं। यह पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछता है और शिक्षण बिंदुओं के साथ ही प्रश्न पूछता हुआ आगे बढ़ता है। नेक्स्ट हमारा है आगे पॉइंट, इस विधि में प्रश्न एवं उत्तरों की प्रधानता होने के कारण ही इसे प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। इस विधि में अध्यापक प्रश्न इस प्रकार पूछता है कि बच्चों में रुचि एवं जिज्ञासा बनी रहे। वह छात्र के सहयोग से ही उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है एवं शंका का समाधान करता है। तो ये हो गया आपका प्रश्नोत्तर विधि। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि व्याख्यान और प्रश्नोत्तर विधि क्या है। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर विधि के गुण। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी अगर शिक्षण विधि है तो उसमें गुण दोष होते हैं, तो आप सबसे पहले गुण बताएंगे। विद्यार्थी प्रश्न पूछता भी है और प्रश्नों के उत्तर भी देता है, अतः इसमें विश्वास की भावना जागृत होती है। नेक्स्ट है, छात्रों की संकोच करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, छात्रों में रुचि एवं जिज्ञासा बनी रहती है, इसमें वह ज्ञान सरलता से प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें दोष क्या है। इस विधि का सबसे बड़ा दोष यही है कि छात्रों को प्रश्न पूछने में शंका रहती है, अतः वह कभी कभी विषय से हटकर व्यर्थ के प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट है हमारा, यह विधि उच्च स्तर के बालकों के लिए अधिक उपयोगी होती है। नेक्स्ट है, कभी कभी कक्षा में प्रश्नों की बौछार इतनी अधिक होने लगती है कि बाहर से देखने वालों को शिक्षण कार्य ठीक चलता हुआ प्रतीत नहीं होता है। तो ये हो गए आपके कुछ दोष। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा स्पष्टीकरण शिक्षण विधि क्या है। किसी भी विषय वस्तु को सरल, सुगम एवं बोधगम्य बनाने के लिए शिक्षक स्पष्टीकरण शिक्षण विधि का प्रयोग करता है और अगम्य, असंरचित तथा कठिन प्रकरणों को इस प्रकार से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है कि कुल विषय वस्तु आसानी से समझ में आ जाए। इस विधि के अंतर्गत विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण क्रमबद्ध, सुनियोजित तथा विस्तृत रूप में किया जाता है। स्पष्टीकरण विधि विवरण विधि से यद्यपि कुछ मिलती जुलती है, पर फिर भी इसमें अंतर है। स्पष्टीकरण विधि व्याख्यान विधि से भी भिन्न है, क्योंकि व्याख्या प्रसंगवश कठिन, जटिल व दुरूह अंशों के लिए की जाती है, जबकि स्पष्टीकरण विषय वस्तु के प्रत्येक पक्ष विशेष पर प्रकाश डालने के लिए किया जाता है। तो ये हो गए आपके स्पष्टीकरण विधि। अब हम देखते हैं कि स्पष्टीकरण विधि के गुण क्या क्या होते हैं। स्पष्टीकरण विधि से विषय वस्तु आसानी से छात्रों को समझ में आ जाता है। स्पष्टीकरण विधि में शिक्षण कार्य बहुत ही सरल भाषा में होती है। स्पष्टीकरण विधि में शिक्षण कार्य क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है, जिससे छात्रों को समझने में आसानी होती है। नेक्स्ट है हमारा स्पष्टीकरण शिक्षण विधि के दोष। स्पष्टीकरण विधि में विषय वस्तु को कितना एक्सप्लेन करना है, कितना व्याख्या देना है, इसकी कोई सीमा नहीं है। स्पष्टीकरण विधि में स्पष्टीकरण को लंबा करने पर छात्र बोर होने लगते हैं। अध्यापक को छात्र के ज्ञान स्तर का पहले से पता होना चाहिए। तो ये हो गए आपके कुछ दोष स्पष्टीकरण शिक्षण विधि के। अब हम आगे देखते हैं प्रोजेक्ट विधि क्या है, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि क्या है। प्रोजेक्ट प्रणाली का दार्शनिक आधार व्यवहारवाद है। इस विधि को छात्र उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं पूर्ण संलग्नता से सामाजिक वातावरण में करते हैं। छात्र जो कुछ भी सीखता है वह क्रियाशील होकर सीखता है तथा वह जो क्रियाएं सीखता है वे सामाजिक जीवन से संबंधित होती हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम। बेलार्ड के अनुसार प्रोजेक्ट प्रणाली यथार्थ जीवन का एक ही भाग है जो विद्यालय में प्रयोग किया जाता है। स्टीवेंसन के अनुसार प्रोजेक्ट एक समस्यात्मक मूलक कार्य है जो स्वाभाविक स्थिति में पूरा किया जाता है। तो ये हो गए आपके प्रोजेक्ट शिक्षण विधि। हम देखते हैं आगे प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के गुण क्या हैं। प्रोजेक्ट प्रणाली में पुस्तकीय शिक्षा की अवहेलना करके छात्रों को जीवन की वास्तविकता की शिक्षा दी जाती है। छात्र जीवन की यथार्थ समस्या का हल सीखता है। प्रोजेक्ट प्रणाली छात्रों का सर्वांगीण विकास करती है। छात्र विभिन्न समस्याओं को अपने प्रयास द्वारा हल करते हैं।
अब है हमारा इसके दोष क्या हैं। यह विधि अधिक महंगी होती है, शिक्षण कार्य व्यवस्थित नहीं हो पाता है, छात्रों का उचित मूल्यांकन करने में समस्या होती है, श्रम अधिक लगता है और यह खर्चीली विधि है। तो ये हो गया आपका प्रोजेक्ट शिक्षण विधि। अब हम देखते हैं आगे अर्थशास्त्र विषय के लिए आप कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग किए हैं, इसके बारे में आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, विचार विमर्श विधि, आपका ये अर्थशास्त्र द्वितीय विषय स्टार्ट होता है। यहाँ से आप देख लीजिए, ऊपर आपका सत्र होगा, फिर कक्षा होगा, इसके बाद विषय होगा कि कौन कौन सा विषय आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से आपका अर्थशास्त्र सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है और आप सबसे पहले विधि लिखेंगे विचार विमर्श विधि। तो देखिए, शिक्षक शिक्षण कार्य को रुचिकर बनाने के लिए और सहज बनाने के लिए विचार विमर्श विधि का प्रयोग करता है। इस विधि में छात्र और अध्यापक दोनों के मध्य संबंध बना होता है। छात्र और अध्यापक के मध्य अंतःक्रिया को बनाए रखने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यह विधि जनतांत्रिक मूल्यों एवं सिद्धांतों का अनुकरण करती है। अब हम देख लेते हैं कि विचार विमर्श विधि के पद क्या हैं। तो इसके 4 पद होते हैं। विचार का चयन, विचार विमर्श हेतु तैयारी, विचार विमर्श का संचालन, विचार विमर्श का मूल्यांकन। तो ये हो गए आपके कुछ पद। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा विचार विमर्श विधि के गुण क्या हैं, फिर इसके हम दोष देखेंगे। इस विधि में प्रत्येक छात्र कक्षा का सक्रिय सदस्य रहता है। विचार विमर्श में छात्रों में चिंतन तथा तर्क शक्ति का विकास होता है। यह पद्धति छात्रों को विषय वस्तु का चयन एवं संगठन करना सिखाती है। छात्रों में अपने विषयों को सुस्पष्ट तरीके से अभिव्यक्त करने की योग्यता का विकास करता है। अब हम देखेंगे इसके दोष क्या है। इस विधि में अध्ययन करने में समय अधिक लगता है। विषय वस्तु के सभी भागों का अध्ययन इस विधि से नहीं किया जा सकता है। अब हम देखते हैं आगे इकाई विधि क्या है। इस विधि में संपूर्ण पाठ्यक्रम को कुछ खंडों में बांटकर यूनिट्स बना ली जाती है और प्रत्येक यूनिट में उससे संबंधित उपलब्धियों का समावेश कर छात्रों को उनका अध्ययन कराया जाता है। इकाई एक ऐसा शैक्षणिक साधन है जो छात्रों को सीखने संबंधी क्रियाओं में शारीरिक व मानसिक रूप से व्यस्त रखता है और उन्हें नए परिस्थितियों के साथ समायोजन कर सकने के योग्य बनाता है। अब हम देखेंगे डॉक्टर मधुर के अनुसार इकाई का अर्थ वास्तव में अनुभव या ज्ञान को सूक्ष्म में पिरोना है। देखेंगे इसके गुण क्या हैं। इस विधि द्वारा प्रत्येक अध्याय को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर शिक्षण कराया जाता है, जिससे बच्चों में विषय वस्तु को जल्दी ग्रहण करने की क्षमता विकसित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इससे छात्र में योजना बनाने का गुण उत्पन्न किया जाता है। इसके द्वारा छात्रों में स्वाध्याय की आदत का निर्माण किया जाता है। अब है इकाई विधि के दोष क्या हैं। पाठ्यक्रम को समय पर समाप्त करने में कठिनाई होती है। परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली का इकाई विधि से तालमेल न होना, छात्रों का इस विधि के प्रयोग का कोई पूर्व अनुभव न होना, इस विधि के शिक्षण पद निश्चित नहीं होते हैं, इनके लिए समय की सीमा निश्चित नहीं होती है। अब हम देखेंगे आगे प्रयोगशाला विधि क्या है। शिक्षा में वैज्ञानिक पद्धति ने प्रत्येक विषय के लिए अपनी प्रयोगशाला स्थापित करने को बाध्य किया है। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों के लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सामाजिक विषयों के लिए भी प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। प्रयोगशाला, यदि प्रत्येक विषय की प्रयोगशाला पृथक पृथक रूप से स्थापित की जाएगी तो इससे छात्रों के लिए उस विषय के लिए एक ऐसा आनंदमय वातावरण स्थापित हो जाएगा जिससे वे सरलता और सुगमता से क्रिया द्वारा सीख सकते हैं। प्रयोगशाला में इन वस्तुओं का समावेश होना चाहिए। देखिए इसमें पॉइंट है, सामान्य कक्ष में एक बड़ा कक्ष होना चाहिए जिसमें एक समय में 30 या 40 बालक अध्ययन कर सकें। श्यामपट्ट होना चाहिए, सूचना पट्ट होना चाहिए, चार्ट, मॉडल, चित्र, मानचित्र, रेखा कृतियां होना चाहिए, प्रोजेक्ट तथा स्क्रीन होनी चाहिए, विषय से संबंधित पत्र पत्रिकाएं होनी चाहिए और रेडियो। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए हैं प्रयोगशाला विधि के। अब हम देख लेते हैं कि प्रयोगशाला विधि के गुण क्या होते हैं। इसके द्वारा छात्र स्वक्रिया द्वारा ज्ञान अर्जित करते हैं। इसके प्रयोग से छात्र पुस्तकालय का प्रयोग करना सीख जाते हैं। इस विधि के द्वारा वर्तमान परीक्षा प्रणाली के दोषों को दूर किया जा सकता है। इस पद्धति से सामूहिक शिक्षण के दोष दूर किए जा सकते हैं। इसके प्रयोग से बालक में या छात्र में स्व अध्ययन की आदत का निर्माण होता है। अब हम देखेंगे प्रयोगशाला विधि के दोष क्या हैं। यह पद्धति बहुत यथार्थपूर्ण है। यह भारत जैसे निर्धन देशों के लिए उपयुक्त नहीं है। यदि प्रयोगशाला में उचित ध्यान नहीं दिया गया तो यह पद्धति यांत्रिक बन जाती है।
तो ये हो गया आपका प्रयोगशाला विधि। अब हम आगे देखते हैं कि देखिए यहाँ तक आपका ये सारे हमारे जो टीचिंग मेथड थे ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे कि इन दोनों में आपने जो जो प्रकरण पढ़ाए होंगे ये सारी चीजें आप प्रतिदिन के शिक्षण कार्य का विवरण देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका चार्ट बना हुआ है प्रतिदिन का शिक्षण कार्य का विवरण। तो इसमें देखिए क्रम संख्या दी हुई है, आप अपने लेसन प्लान का नंबर यहाँ पर डालेंगे, कितने लेसन प्लान आपने पढ़ाए हैं। इसके बाद विषय लिखेंगे, आपका सामाजिक विज्ञान विषय है और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत उप विषय है हमारा नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो देखिए यहाँ पर कक्षा एवं वर्ग है, आपने किस क्लास में टीचिंग की है। इसके बाद है प्रस्तावित पढ़ाने का दिनांक, आपने किस डेट को अपना प्रकरण पढ़ाया है। फिर है आपका पाठ सूत्र संख्या, फिर कक्षा अध्यापक हस्ताक्षर और कक्षा अध्यापक द्वारा टिप्पणी। ये सब आपका अध्यापकों द्वारा होगा और जो आपको फिल करना है ये आपके 5 कॉलम है जो आपको फिल करने हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर देखिए डेट डले हुए हैं, आपने अपना जो जो लेसन प्लान जिस डेट को पढ़ाया होगा ये सारी चीजें यहाँ पर आप फिल करेंगे। देखिए नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट का है, इसके बाद अर्थशास्त्र है, फिर नागरिक शास्त्र है, मीन्स किस किस दिन आपने पढ़ाया है, किस किस डेट को। अब देख लीजिए यहाँ पर भी वही चीज है, आपका नागरिक शास्त्र सब्जेक्ट है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर फिल करेंगे। आपके 20-20 लेसन प्लान बनते हैं तो सभी 20-20 लेसन प्लान को आप क्या करेंगे यहाँ पर इस तरीके से फिल करेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि पर्यवेक्षक समीक्षा क्या है। यहाँ पर आपका दिनांक डलेगा, फिर है आपका विद्यालय का नाम, आपकी टीचिंग स्टेट को होगी, आप डेट लिखेंगे, फिर आपका पाठ संख्या होगा, फिर आपका कक्षा या अनुभाग होगा, फिर विषय होगा नागरिक शास्त्र और प्रकरण होगा यहाँ पर जो प्रकरण आपने पढ़ाया होगा उसको यहाँ पर आप लिखेंगे। इसके बाद ये जो आपके कमेंट्स हैं ये क्या है, आप जब पढ़ा रहे होंगे तो आपको यहाँ पर क्या किया जाएगा, जज किया जाएगा कि आप किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप में जो भी कमियां होंगी, जो भी आप में प्लस पॉइंट होगा, ये सारी चीजें यहाँ पर फिल की जाएंगी। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय 45 डिग्री का कोण बनाकर खड़े हों, ये आपको टिप्पणी दी जा रही है। फिर अनावश्यक रूप से डस्टर का प्रयोग ना करें, पुनर्वलन का प्रयोग करें, आवाज स्पष्ट है, छात्र रुचि ले रहे हैं। तो ये आपको जज किया गया है, आप जिस तरीके से पढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कमेंट्स मिलेंगे जो आप जिस तरीके से जिस मेथड से पढ़ाएंगे वो। तो देखिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट आप यहाँ पर जो प्रकरण पढ़ाएंगे, जितने भी दिन आप टीचिंग करेंगे सभी टीचिंग में आपको यहाँ पर कमेंट्स दिए जाएंगे, आप में जो सुधार होंगे वो भी यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप सारी लिख लेंगे इसी तरीके से। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि आप किस तरीके से बनाएंगे अपनी शिक्षक डायरी की फाइल। और आपका आज का सब्जेक्ट था अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो, आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको ये इजी लगा, आपको समझ आया कि नहीं ये फाइल। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँ तो आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन चली जाए। तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।